हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में हम कवर करेंगे वर्णमाला से रिलेटेड 40+ एमसीक्यू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये हिंदी की क्लास 2 है। इससे पहले क्लास 1 हम करा चुके हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वही हमने कवर किए थे। अगर वो नहीं देखिए तो प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अंत समय तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो फ्रेंड, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वह क्या होती है? तो वह वर्ण होती है। क्या होती है? वर्ण होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। और वर्णों का जो समूह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे वर्णमाला कहते हैं। ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? तो वर्णमाला कहा जाता है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। पहले ही बताया हमने, तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, हर एक लैंग्वेज के अपने अलग से वर्ण और वर्णमाला होते हैं। ठीक है, जो भी भाषाएं होती हैं उनके अलग वर्ण होते हैं और उनकी अलग वर्णमालाएं भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? जो कंठ ध्वनियाँ हैं फ्रेंड्स, वह कौन कौन सी होती हैं? तो इसमें राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, का और खा। जो का और खा है ये कैसी ध्वनियाँ हैं? तो ये कंठ ध्वनियाँ है। का, गा, खा, गा, ये सभी कैसी हैं? तो ये सभी कंठ ध्वनियाँ हैं। जो का वर्ग में आती हैं वो सारी ध्वनियाँ कैसी हैं? तो वो कंठ ध्वनियाँ हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। जो मूर्धन्य व्यंजन है वह कौन से हैं? तो फिर जो मूर्धन्य व्यंजन है वह है अड़ा और ढा। क्या है? अड़ा और ढा है। और कौन कौन से आते हैं मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत, वह भी हम आपको बता दें। तो अड़ा और ढा इसमें दिया गया है। टा भी किस में आता है? तो मूर्धन्य में आता है। टा हो गया, ठा हो गया, डा और डाड़ा इसमें दिया हुआ है, और अड़ा। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ये सब किस में आते हैं? तो ये सभी वर्ण जो है मूर्धन्य में आते हैं। तो ये सारे 6 वर्ड दिए गए हैं, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? जो अल्प प्राण वर्ण है वह कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? का और गा। का और गा जो है क्या है? अल्प प्राण है। तो फ्रेंड्स, अल्प प्राण होता क्या है? जिन्हें बहुत कम वायु प्रवाह से बोला जाता है वे अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। अधिकतर अल्प प्राण व्यंजन होते कौन से हैं? तो जो वर्णमाला का पहला और जो तीसरा होता है, कॉलम बना होता है का से, तो जो वर्णमाला में पहला और जो तीसरा अक्षर होता है उसी लाइन में जितने भी अक्षर होते हैं वे अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ साथ जो जा होता है, जा और पा, ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये भी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। तो ये वर्ण आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? जो नासिक व्यंजन है वह है या। कौन सा है? या। ठीक है, कौन सा होगा फ्रेंड्स? या होगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। जो नासिक व्यंजन के अंतर्गत आता है वह या होता है। ऐसे व्यंजन जिसे नरम तालु को नीचे लाकर उत्पन्न किया जाता है और जिसमें जो वायु होती है ये मुंह से ना निकलकर नाक से निकलती है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नासिक व्यंजन कहते हैं। इसमें ना, मा और अड़ा ऐसे 3 व्यंजन हैं जो कि नासिक व्यंजन है। ठीक है, कौन कौन से हो गए? तो ना हो गया, माँ और अड़ा, ऐसे 3 व्यंजन है जो नासिक के व्यंजन लगभग हर मानव भाषा में पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। यहाँ के साथ साथ और कौन कौन से तो हमने आपको बता दिया। ना हो गया, माँ हो गया, इसके साथ साथ जो अड़ा है, अया है, अड़ा है, ना है और माँ। ठीक है, ये 5 व्यंजन होते हैं, इन्हें आप लोग जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नासिक के व्यंजन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 5 व्यंजन जो है नासिक के व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐ और ऐ वर्ण कहलाते हैं। जो ऐ और ऐ वर्ण है ये क्या कहलाते हैं? तो ये कंठ तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। क्या? कंठ तालव्य। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। कंठ तालव्य किसे कहते हैं? जिनका प्रयोग कंठ और तालु को मिलाकर दोनों को एक साथ होता है वो कंठ तालव्य के अंतर्गत आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो जो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण है वह है अंग और आह। कौन से हैं? तो अंग और आह को हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें अयोगवाह वर्ण कहते हैं, ठीक है, जिसमें विसर्ग होता है उसी को, ठीक है। इसके अंतर्गत ना तो स्वर आते हैं और ना ही व्यंजन आते हैं, ठीक है, लेकिन ये स्वर के अंत में अवश्य लगते हैं, ठीक है, जो स्वर लिखे होते हैं उसी के अंत में ये लिखे होते हैं। और जो अयोगवाह वर्ण है वो सिर्फ दो ही हैं, अंग और आह। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स कि निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है, ठीक है। द्वित्व व्यंजन किस में है बताइएगा? तो द्वित्व व्यंजन वो होते हैं जो दो वर्ण होते हैं एक साथ प्रयोग किए जाए, तो वे किस में किए गए हैं? दिल्ली में किए गए हैं, ठीक है। तो द्वित्व व्यंजन कैसे होते हैं? जैसे पक्का हो गया, कच्चा हो गया, गप हो गया आदि, ये सब कैसे व्यंजन है? दिल्ली हो गया, फिर बिल्ली हो गया, ये सब द्वित्व व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और द्वित्व व्यंजन जो है वह हमेशा याद रखिएगा कि जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है इसके कभी भी द्वैत व्यंजन नहीं हो सकते, ये फैक्ट आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। जो दूसरा व चौथा वर्ण होता है का, चा, टा, ता, पा वर्ग, ऐसे वर्ग दिया गया होता है, ठीक है। पहले का वर्ग होता है, उसके बाद चा वर्ग आता है, उसके बाद ता वर्ग आता है, ठीक है, उसके बाद पा वर्ग आता है, ऐसे दिए गए होते हैं। चा के बाद टा वर्ग आता है, ठीक है, इसके बाद ता आएगा फिर पा आता है, ठीक है। तो जो 5 दिए गए होते हैं इनके वर्ग में जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है उसके कभी द्वैत व्यंजन नहीं होते हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सा, शा, शा, हा कौन से व्यंजन है? जो शा, शा और हा है ये कैसे व्यंजन है? तो ये संघर्षी व्यंजन है। कैसे? संघर्षी, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें मुंह के दो उच्चारण स्थानों को पास लाकर एक बहुत ही टंगखोल के साथ बाहर बोले जाते हैं, जिनमें संघर्ष उत्पन्न होता है बोलने में। बोल के देखिएगा आप लोग, शा, शा और हा, ये कैसे व्यंजन है? तो ये संघर्षी व्यंजन कहे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? जो नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं फ्रेंड्स वह कौन कौन सी हैं? तो वह है खा और गा, ठीक है, खा और गा है, ठीक है। इसमें दिया नहीं गया, वैसे ऐसे होता है खा, ये नवीन है, ठीक है, इनके नीचे बुंदक लगा हुआ होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? अब आपको बताना है घोष वर्ण कौन सा है। तो फ्रेंड्स घोष वर्ण इसमें कौन सा होगा? वह होगा माँ, ठीक है। कौन सा घोष वर्ण है? तो माँ है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि घोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो वह होती है 31। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि घोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो वह होती है 31 होती है, ठीक है। इसमें जो है कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो इसमें सभी स्वर आते हैं, जो घोष वर्णों के अंतर्गत आते हैं वे क्या आते हैं? तो सभी स्वर आते हैं, ठीक है। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। उसके साथ साथ इसमें जो व्यंजन होते हैं वे कौन कौन से आते हैं? तो इसमें तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन आता है। जो का वर्ग से लगाकर वर्ग होता है पा वर्ग तक, उसमें जो वर्ण होते हैं 25 वर्णों में जो तीसरा, चौथा, पांचवा होता है वो सभी आते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के कितने आते हैं? 31 जो है वे घोष वर्ण होते हैं। कौन कौन से? तो सभी स्वर होते हैं। इसके साथ साथ हो गया गा, घा, अड़ा, जा, झा, या, उसके बाद डा, ढा, अड़ा, दा, था, ना और वा, फा, मा, यारा, ला, वाहा। यारा, ला, वाहा ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये भी घोष वर्णों के अंतर्गत आते हैं, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यारा, ला, वा और हा ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये भी किसके? घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इन्हें भी 5 वर्णों को आप लोग याद रखेंगे। कुल मिलाकर कितने हो गए? तो कुल मिलाकर 31 हो जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अमानक वर्ण है? इसमें बताइएगा कौन सा अमानक वर्ण है। तो जो अमानक वर्ण है वह है माँ। कौन सा है? तो माँ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं? जो का, गा, जा, फा ध्वनियाँ हैं किसकी हैं? ये अरबी और फारसी की ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। कितनी है फ्रेंड्स? तो 52 है, ठीक है। हिंदी के और हिंदी किस लिपि में है? तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। इसमें 52 वर्ण है, जिनमें मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो मूल स्वर जो है इसमें 11 हैं। कितने हैं फ्रेंड्स? मूल स्वर जो है इसमें 11 हैं और व्यंजन मूल माने जाते हैं, वे माने जाते हैं 33। कितने माने जाते हैं?
जाते हैं तो 33 माने जाते हैं। ठीक है, इसमें 2 उत्क्षिप्त व्यंजन भी माने जाते हैं। कितने? तो 2 उत्क्षिप्त व्यंजन। इसके साथ साथ 2 अयोगवाह व्यंजन भी आते हैं। ठीक है, और 4 जो होते हैं वे क्या होते हैं? तो वह संयुक्ताक्षर व्यंजन है। ठीक है, हिंदी भाषा में प्रयुक्त एकलिपि चिन्ह वर्ण कहलाती है। ठीक है, जैसे आ ई उ का खा आदि, ये सब क्या है? तो ये स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा इन्हें। 33 क्या होते हैं? तो मूल व्यंजन होते हैं। अगर मूल पूछा जाता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 33 मूल व्यंजन होते हैं और 11 मूल स्वर होते हैं, और 2 जो होते हैं वो अयोगवाह होते हैं, और 2 क्या होते हैं? तो 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, और 4 क्या होते हैं? तो 4 जो है संयुक्ताक्षर होते हैं। ठीक है, कुल मिला के 52 वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो जो छा ध्वनि है किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। ठीक है, किसके अंतर्गत? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। फ्रेंड्स, छा ध्वनि तो आती है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। इसके सिवा कौन कौन से आते हैं? क्योंकि अभी हमने बताया जो संयुक्त अक्षर होते हैं वे कितने होते हैं? तो वे 4 होते हैं। अब वे 4 कौन कौन से होते हैं? तो छा हो गया, ग्या, स्रा, ठीक है, और भी, ये सब क्या है? तो ये संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। ठीक है, ग्या, स्रा, वी, छा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, हिंदी शब्दकोश के छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? जो छा का क्रम है फ्रेंड्स, ये किस वर्ण के बाद आता है? तो ये का के बाद आता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, हिंदी वर्णमाला बहुत ही डिफिकल्ट है, इसलिए जो छा का क्रम आता है वो किसके बाद आता है? तो का के बाद आता है। ठीक है, हिंदी का शब्दकोश के अनुसार पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो वर्ण है ये का और शा वर्णों के योग से बना है। किसके योग से बना है? तो ये का प्लस सा के योग से क्या बनता है? तो छा बनता है। ठीक है, और पूछा गया हिंदी शब्दकोश के छा का क्रम, तो क्रम का के बाद तो ई छा आएगा, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? जो ज्ञा वर्ण का संयोग है वे किसके वर्णों के संयोग से बना है? तो ये जा प्लस या को मिलाकर बना है। किसे मिलाकर? तो जा प्लस या को मिलाकर बना है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ज्ञा वर्ण। ठीक है, ये इन दोनों के संयोग से बना, और ये एक कैसा व्यंजन है? तो ये संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? इससे पहले हमने आपको घोष बताए थे, अब आपको बताना है कि अघोष कौन सा है इनमें। तो पहले भी बता चुके हैं, सभी स्वर किसके अंतर्गत आते हैं? घोष के अंतर्गत। और जा, झा भी किसके अंतर्गत आता है? तो ये भी घोष के अंतर्गत। और हा तो आता ही है, यार, अलावा, हमने आपको बताया था ये सभी घोष के अंतर्गत आते हैं। तो बचा क्या इसमें? शा बचा, तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अघोष वर्ण के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने आपको बताया था घोष वर्णों की संख्या कितनी बताई थी आपको? तो 31 बताई थी। इसी का उल्टा कर दीजिए, 13 क्या होते हैं? तो 13 होते हैं अघोष वर्ण। ठीक है, अब आप लोग ध्यान रहेगा आप लोगों को, 31 का उल्टा कर दीजिए, 13 कितने होते हैं? तो 13 जो है वे अघोष वर्ण होते हैं, और 31 घोष वर्ण होते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग जरूर याद रखेंगे। ठीक है, इसमें केवल सांस का उपयोग होता है। जो अघोष वर्ण होते हैं इनमें सांस के द्वारा ही वर्णों का उच्चारण किया जाता है। अब फ्रेंड्स, होते कौन कौन से हैं अघोष वर्ण? जो 13 अघोष वर्ण होते हैं वे कौन कौन से होते हैं वह हम आपको बता दें। तो का हो गया, इसके साथ साथ खा हो गया, चा हो गया, छा, टा, ये सब क्या है? इसके बाद ठा हो गया, ता है, था है, उसके बाद पा आता है, फिर फा आता है, उसके बाद सा और सा, तीनों सा जो हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और जो यारा लावा है ये किसके अंतर्गत? तो ये घोष के अंतर्गत आते हैं। तो ये कुल मिलाकर 13 वर्ण क्या कहलाते हैं? तो अघोष वर्ण कहलाते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो जो घा का उच्चारण स्थान है वह कंठ है, क्योंकि कंठ उच्चारण स्थान किसका है? तो का वाले वर्ग का आता है। का, खा, गा, गा, अड़ा, ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो कंठ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? अब आपको संयुक्त व्यंजन बताना है इनमें से कौन सा है। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या हमने आपको कितनी बताई? 4 बताई। ठीक है, तो भाई कौन सा संयुक्त व्यंजन है बताइएगा इसमें? तो भाई ज्ञा है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो ज्ञा है। ठीक है, इनकी संख्या 4 हमने आपको बताई। ज्ञा जो है किससे मिलकर बना है अब आप लोग बताइएगा। ठीक है,
4 वर्ण कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, 4 होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंते नहीं है? ठीक है, दंत व्यंजन कौन सा नहीं है? तो वह होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कि टा जो है दंत व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स दंत व्यंजन होते कौन कौन से हैं? तो दंत व्यंजन जो है ता वर्ग वाले वर्ण होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो ता हो गया, था हो गया, दा हो गया, इसके साथ साथ धा, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये दंत व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनके साथ साथ ना हो गया, ला और सा, ये सब क्या है? तो ये सब दंत व्यंजन है। ठीक है, और टा जो है, टा किसके अंतर्गत आता है? अगर दंत व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता तो ये मूर्धन्य व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? तो ये मूर्धन्य व्यंजन है। नेक्स्ट देखिएगा कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग कहते हैं अकारात। क्या कहते हैं? अकारात कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जिनके अंत में आ आता है। ठीक है, अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है। जो आ है ये कैसा है? तो ये एक व्यंजन ध्वनि है, इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, और जो अंग आ रहा है ये अयोगवाह ध्वनियां हैं। ठीक है, और यारा अलावा ये कैसे व्यंजन कहे जाते हैं? तो ये अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। अब आप समझ गए अनुस्वार कौन से होते हैं? तो अनुस्वार जो होते हैं ये एक व्यंजन ध्वनि है। अनुस्वार क्या है? तो ये एक प्रकार की व्यंजन ध्वनि है। ठीक है, और जो तत्सम शब्द में प्रयोग होते हैं वह क्या होते हैं? अयोगवाह कौन से होते हैं? अनुस्वार का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो तत्सम शब्दों में किया जाता है। और दूसरे नंबर पे है अयोगवाह। अयोगवाह कौन से होते हैं? तो अंग और आहा होते हैं। ठीक है, ये आपको पता है। और जो या, रा, ला, वा ध्वनियां हैं ये कैसी हैं? तो ये अंतःस्थित व्यंजन है। और जो अकारात कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? तो जिनके अंत में आ आता है। ठीक है, चारों फैक्ट आप लोगों के क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छा वर्ण किसके योग से बना है? जो छा वर्ण है ये किसके योग से बना है? तो पहले भी बता चुके हैं, ये का और सा से मिलकर बना है, इसीलिए वर्णमाला में जो क्रम माना जाता है वह का के बाद आता है छा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और ये कैसा व्यंजन है? तो ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, छा, त्रा, स्रा, ज्ञ। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो जो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है वह हम आपको बता चुके हैं कितनी है, तो वह है 11। ठीक है, और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? मूल व्यंजनों की वह होती है 33। 2 अयोगवाह व्यंजन होते हैं, 2 उत्क्षिप्त होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो सारे फैक्ट्स याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? अब आपको बताना है कि इनमें स्वर कौन सा नहीं है। तो आप लोग तो जानते ही होंगे स्वर और व्यंजन, तो इसमें यहाँ जो होगा ये स्वर नहीं है, ये क्या है? ये व्यंजन है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। चा वर्ग का ये कौन सा अक्षर है? तो 5वें नंबर का अक्षर है चा वर्ग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन टा वर्ग नहीं है? ठीक है, इनमें से बताना है कि जो टा वर्ग के अंतर्गत कौन सा वर्ण है जो नहीं आता है। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा कि टा वर्ग के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो वह घा नहीं आता है, क्योंकि ये किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो ये का वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, का वर्ग में ये 4थे नंबर का जो है वह वर्ण है। ठीक है, सारे फैक्ट्स आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? तो वह है 33। कितनी है? तो 33 है। ठीक है, और जो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ये भी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। जो वर्णमाला होती है किसे कहते हैं? तो वर्णों के जो समूह होता है उसे हम लोग वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, इसमें 11 मूल स्वर होते हैं और व्यंजनों की संख्या 33 होती है, हम आपको बता चुके हैं। अगर कभी भी पूछा जाए कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछा जाता है कुल व्यंजनों की संख्या तब आप लोग 35 बताइएगा। बाकी व्यंजनों की संख्या पूछता है या फिर मूल व्यंजनों की संख्या पूछता है तब वहां पर आप लोग 33 ही बताएंगे। लेकिन कभी अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कुल व्यंजनों की संख्या बताइए, तो वहां पे आप 35 बताएंगे, क्योंकि 2 जो होते हैं वे उच्चिष्ठ व्यंजन होते हैं और अयोगवाह होते हैं। ठीक है, स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्व स्वर है? इसमें से बताना है जो पार्श्व स्वर है वह कौन सा है? तो वह है आ। ठीक है, आ को क्या कहते हैं? तो पार्श्व स्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। पार्श्व स्वर कौन से होते हैं? जो जीभ के माध्यम से पिछले भाग से बोले जाते हैं, जिसमें जीभ का जो हो पिछला भाग यूज किया जाता है वह पार्श्व व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है,
अब पांच व्यंजन, एक तो आ हो गया, इसके साथ साथ कौन से हैं, तो ऊ है, औ और आ, ये सब क्या है, तो ये पांच व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या हो गया, ओ हो गया, ठीक है। सारे देख लीजिए, सभी बता रहे हैं जो पांच व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और ये कैसे करके वा लिखा होता है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे। तो ये भी किसके अंतर्गत आता है, तो भी पांच व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो ये 6 वर्ण जो है ये पांच व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ये सभी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है, तो अयोगवाह 2 ही वर्ण होते हैं, ठीक है। तो किसमें होता है, तो जिसमें विसर्ग लगा होता है, अंग और आह, तो ये अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है, जो छा ध्वनि का उच्चारण स्थान माना जाता है वह क्या है, तो छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालव्य। क्या है फ्रेंड्स, तो तालव्य जो है वह छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो जान जाइएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो। अब तालव्य व्यंजन होते कौन से हैं, तो जिनमें तालु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जीभ के माध्यम से तालु का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम लोग तालव्य व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब तालव्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो तालव्य व्यंजन वह होते हैं जो चा, छा, जा, या, यानी कि चा वर्ग के सभी वर्ण जो हैं वे किसके अंतर्गत आते हैं, तो तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ साथ 2 स्वर भी जो हैं वे तालव्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। वे स्वर कौन से हैं, तो ई और ई, ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये तालव्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। और बाकी जो चा वर्ग के वर्ण हो गए ये सब तालव्य के अंतर्गत आते हैं। और इसके साथ साथ 2 व्यंजन और हैं, वे कौन कौन से हैं, तो शा है और या, ये व्यंजन भी किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये भी तालव्य के अंतर्गत आते हैं। तो इन्हें भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो इनमें से वह बताइएगा जो संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो वह होगा सा। बाकी छा, त्रा, ज्ञा ये सब क्या है, तो संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसमें कौन सा नहीं दिया गया है, तो स्रा नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, तालव्य व्यंजन है। अभी हमने तालव्य व्यंजन के बारे में आपको बताया, जो चा वर्ग के वर्ण होते हैं वे किसके अंतर्गत आते हैं, तो वे तालव्य के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें चा वर्ग कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन है, जो यारा लावा है ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। हम आपको बता भी चुके हैं 2 बार, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा, अंतस्थ व्यंजन है यारा लावा, ठीक है। ये 4 ही वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध किससे होता है, नाक और मुंह से। जो वर्ण नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो ये वर्ण होते हैं इनमें चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है, ठीक है। अनुनासिक वर्णों में अधिकतर चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। अब बताइएगा कि अनुनासिक व्यंजन होते कौन से हैं, तो जो वर्ग का 5वां अक्षर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, वर्ग का 5वां अक्षर। जो वर्ग होता है का वर्ग, उस जो का से वर्ग होता है, जो 25 वर्ण होते हैं उनके वर्ग में जो 5वां अक्षर होता है, ठीक है, उसी में क्या आता है, तो उसी के अंतर्गत जो है अनुनासिक वर्ण आते हैं। इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इनसे रिलेटेड हम कुछ शब्द आपको बता दें जिससे आप लोग पहचान जाएं कि अनुनासिक व्यंजन का प्रयोग हुआ है किसका। जैसे हो गया गांव, ठीक है। अधिकतर इन जो अनुनासिक वर्ण होते हैं इनमें क्या होता है, तो चंद्रबिंदु लगा होता है, ठीक है। तो जैसे गांव हो गया, मुंह हो गया, कुआं हो गया, या फिर चांद, या फिर भांत, या फिर कांच है, या फिर धुंधले हो गया, तो ये सब क्या है, तो ये अनुनासिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। बताइएगा हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो वह है 11। कितनी है फ्रेंड्स, 11 है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कंठोष्ठ ध्वनियों का उदाहरण है। जो कंठ्योष्ठ ध्वनियों का उदाहरण है वह क्या है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, और, ठीक है। और जो है किसका उदाहरण है, तो ये कंठ्योष्ठ ध्वनियों का उदाहरण है, ठीक है।
कंठोष्ठ ध्वनियों का उदाहरण क्या है? तो और है, क्योंकि फ्रेंड्स जो अ होता है और जो अ होता है ये क्या कौन सी ध्वनियाँ हैं? तो कंठोष्ठ ध्वनियाँ कही जाती हैं। ठीक है, ये दो ध्वनियाँ जो हैं कैसी ध्वनियाँ कही जाती हैं? तो कंठोष्ठ ध्वनियाँ कही जाती हैं। इन दोनों को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भाषा निर्माण की इकाइयों का जो सही क्रम माना जाता है वह क्या माना जाता है? तो सबसे पहले क्या होगा? ध्वनि होगी। उसके बाद क्या आएगा? तो शब्द आएगा, फिर पद होता है और उसके बाद जाकर वाक्य तैयार होता है। ठीक है, तो जो भाषा निर्माण होता है इसकी इकाइयों का सही क्रम क्या होगा? तो ध्वनि, शब्द, पद, उसके बाद वाक्य। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवरण में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या है? तो आपको जो ध्वनियाँ दी जाती है जिनका उच्चारण होता है तो आपको वह स्थान बताना है कि सबसे पहले कौन सा आता है। तो बताइएगा फ्रेंड्स, कंठ, तो उसके बाद तालव्य आता है, उसके बाद क्या आता है? तो वत्सर्य आता है जिसे मूर्धन्य भी कहते हैं, उसके बाद दंत आता है, उसके बाद औष्ठ्य आता है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स जो वर्ग का सही क्रम होता है वह क्या होता है? तो कंठ, तालव्य, उसके बाद क्या आएगा फ्रेंड्स? तो उसके बाद आएगा वत्सर्य, दंत और ओष्ठ। वत्सर्य को हम लोग मूर्धन्य भी कहते हैं। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया। अब कंठ ध्वनि में कौन सा वर्ग आता है? तो जो का वर्ग होता है वह किसके अंतर्गत आता है? तो वह कंठ ध्वनियों के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो चा वर्ग होता है वह किसके अंतर्गत आता है? तो वह तालव्य वर्ग के अंतर्गत आता है। उसके बाद मूर्धन्य या फिर वत्सर्य किसके अंतर्गत आता है? तो इसमें टा वर्ग आता है। ठीक है, टा वर्ग के 5 अक्षर किसके अंतर्गत आते हैं? मूर्धन्य के। उसके बाद बात हुई है यहाँ पे दंत। तो दंत व्यंजन कौन से होते हैं? तो जो ता वर्ग के व्यंजन होते हैं वह दंत व्यंजन होते हैं। उसके साथ बाद आता है पा। ठीक है, जो पा वर्ग के होते हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं? तो वह ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो ये वर्गों का क्रम आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। स्पेशली अगर आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।